हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का, जिसका नेम है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। जिस भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसको शुरू करने से पहले हम प्रोब एंड पोंडर करेंगे। वाई आर द विंड स्ट्रोंगर ऑन सम डेज देन ऑन द अदर्स। ऐसा क्यों होता है कि जो विंड्स हैं कई दिनों में तो बहुत ज्यादा तेज चलती है और कहीं पर बहुत ज्यादा स्लो चलती है। वाई आर वाटर टैंक्स यूजली पेस्ड एट अ हाइट। जो वाटर टैंक्स है उनको हाइट पर क्यों रखते हैं। कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस। क्या जो एयर प्रेशर है वो हमारे को सच में क्रश कर सकता है। What causes storms and cyclones? If the earth stop rotating, would cyclones still form? जो ये हमारे स्टॉर्म्स हैं या फिर जो हमारे पास आंधी तूफान वगैरह है, इसको कौन जन्म देता है। और अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो गया तो क्या ये साइक्लोन्स दोबारा बनने शुरू होंगे या नहीं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। चलिए, You must have observed fallen leaves on the ground while swirling in the air or being swept away and the trees swaying or even bending when a strong wind blows. तो हमने सबने देखा होगा कि जब बहुत जोर से आंधी चलती है तो जो पेड़ है, पेड़ के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और जो पेड़ हैं इधर उधर लहराना शुरू कर देते हैं। Have you ever wondered why fallen leaves rise in the air or trees sway or bend? तो आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रीज हैं ये ऐसे क्यों लहराना शुरू करते हैं और जो टूटे हुए पत्ते हैं वो हवा में ऐसे उड़ते क्यों रहते हैं। डज द विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन द फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज ऑन द ट्रीज टू बेंड। क्या जो विंड है ये फोर्स लगाती है जो कि पेड़ों को हिलाती है और साथ साथ पत्तों को उड़ाकर ले जाती है। रिकॉल ऑल अदर सिमिलर इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ द डोर्स, रेटलिंग ऑफ द विंडोज, फ्लटरिंग ऑफ द क्लोथ्स। तो क्या पता ये सिमिलर जो इफेक्ट्स हैं ये विंड की वजह से ही हैं, जैसे कि खिड़कियों का जो है जोर जोर से बजना, दरवाजों का जोर जोर से पटकना, और जो हमारे कपड़े हैं अगर हम सूखने के लिए बाहर डालते हैं तो उनके अंदर से फटफट की आवाज आती है। तो ये किसकी वजह से है। ये कोई ना कोई तो इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। तो जानेंगे हम ये फोर्स किसकी वजह से लगती है। हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड मेक दिस हैपन। क्या ये जो फोर्स जो है विंड लगाती है ये किस वजह से, किस कारण की वजह से ये सब होता है। तो जानेंगे आगे हम। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड क्रिएट्स विंड प्रेशर विच कॉजेज दीज इफेक्ट्स। तो ये जो फोर्स है जो कि विंड लगाती है, विंड क्या होती है, जब हवा का जोर से चलना, तेज रफ्तार में चलना, उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ये एक फोर्स लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड प्रेशर। और इन्हीं की वजह से ये सब इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे को। In this chapter, we will explore the relationship between force and pressure and understand how these shape powerful natural events like thunderstorms and cyclones. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो क्या इफेक्ट होता है, क्या रिलेशनशिप होता है फोर्स और प्रेशर के बीच में। और हम ये भी जानेंगे कि जो ये पावरफुल नेचुरल इवेंट्स है लाइक थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली का गड़गड़ाना, ओला का बरसना, और जो साइक्लोन्स है आंधी तूफान का चलना, ये किस वजह से होता है। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेशर के बारे में। प्रेशर। मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। मेघा और उसका ब्रदर जो है पवन वो एक पिकनिक पर जाते हैं। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन देयर बैग। तो ये क्या करते हैं, पिकनिक स्पॉट पर आइडेंटिकल आइटम्स अपने बैग में लेकर चलते हैं। ऑन द वे पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग एंड लुक्स अनकंफर्टेबल। तो जो है रास्ते में क्या होता है, पवन अपने बैग को क्या करता है, ठीक करना शुरू करता है। कभी ऐसे रखता है, कभी वैसे रखता है, अपने बैग को एडजस्ट करता रहता है और उसके अंदर जो है एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। मेघा उससे पूछती है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद योर बैग। क्या तुम्हारे बैग की वजह से तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। पवन रिस्पॉन्ड्स, यस इट इज हर्टिंग माई शोल्डर।
पवन बोलता है कि हाँ ये मेरे शोल्डर्स को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मेगा सेज बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी, वाई डज योर बैग हर्ट एंड माइन डज नॉट। तो मेगा पूछती है कि हमारे दोनों के बैग तो लगभग बराबर वजन के हैं, फिर भी ये हमारे को, ये जो तुम्हारा बैग है तुम्हारे को हर्ट क्यों कर रहा है और क्यों, और जो मेरे वाला है मेरे को परेशान नहीं कर रहा है। पवन reflects for a minute and says, perhaps it is because of the difference in the strap of our bags. My bag has narrow straps while your bag has broad straps. तो पवन बताता है कि जो हमारे बैग तो सेम है, पर जो इसके स्ट्रैप्स हैं, जो कंधे पे लगाने वाले जो तनी है, ये क्या है, तुम्हारे बैग में ये चौड़ी है, वाइड है, और मेरे बैग में ये पतली है, जिसकी वजह से मैं इसका जो फोर्स है या फिर प्रेशर है उसको फील कर रहा हूं। Can the shape of the or the size of the straps really make a difference? Let us try to find out. क्या जो शेप है या साइज है स्ट्रैप्स का, क्या ये रियली में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है? तो चलिए जानते हैं हम आगे। When we carry a bag, we feel its weight because of the force of the gravity acting on our shoulder. तो जब भी हम किसी बैग को कैरी करते हैं तो उसका वेट जो है हमारे शोल्डर्स को फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जो उसको डाउनवर्ड क्या करती है, पुश करती है। द वेट ऑफ द बैग विद नैरो स्ट्रैप्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया ऑफ अवर शोल्डर्स, वेयर एज द वेट ऑफ द बैग विद ब्रॉडर स्ट्रैप्स इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्जर एरिया ऑफ अवर शोल्डर। तो ये बता रहा है कि जो हमारे पास जो हमारे शोल्डर्स हैं, सपोज करो ये हमारे शोल्डर्स हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम अपने स्ट्रैप्स को थोड़ा पतला रखेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, ये ज्यादा फोर्स हमारे को फील होगा। और अगर यही स्ट्रैप्स को हम थोड़ा और चौड़ा कर देंगे यहां पर ऐसे, तो हमारे को इसका फोर्स या फिर जो वेट है वो हमारे को कम फील होगा। यानी कि जितनी चीज अगर कोई ज्यादा चौड़ी होगी तो उसके ऊपर जो फोर्स का जो इफेक्ट है वो हमारे को कम फील होता है, और अगर कोई चीज कम चौड़ी होती है तो उसके ऊपर हमारे पास ज्यादा फील होता। अगर वो चौड़ा होगा तो उसका इफेक्ट जो है हमारे को कम फील होगा, और अगर वो उसके स्टेप्स पतले हैं, कम चौड़े हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे को ज्यादा फील होगा। इट इज ड्यू टू द रीजन that we feel more comfortable carrying a bag with broader straps than one with the narrow straps. Although both bags have same weight, since the area over which the force act is involved, we defined a quantity called pressure. तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर चौड़े स्ट्रैप्स होंगे, ब्रॉडर स्ट्रैप्स होंगे, तो उसकी वजह से हमारे को उसका जो फोर्स है वो कम फील होगा, और अगर उसके स्ट्रैप्स पतले हैं तो हमारे को ज़्यादा फील होगा, जबकि दोनों जगह पर वेट क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। फोर्स, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब याद कर लेंगे इसको अच्छे से। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। और इस स्टेज पर हम उन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करेंगे जो कि परपेंडिकुलरी एक्ट करती है, मतलब जो 90 डिग्रीज पर एक्ट करती हैं, उन्हीं को हम इसमें कंसीडर करके चलेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन द आवर शोल्डर्स एज कंपेयर टू नैरो स्ट्रैप। तो ब्रॉड स्ट्रैप क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं एज कंपेयर टू नैरो स्ट्रैप्स। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल कैरिंग अ बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स। इसलिए हमारे को मोर कंफर्टेबल फील होता है जब हम किसी बैग के जो जिसके ब्रॉडर स्ट्रैप्स हैं उसको कैरी करते हैं। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट फील इजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल विद अ बकेट विद अ ब्रॉड हैंडल देन विद अ नैरो हैंडल। इसलिए जो बकेट है अगर हम उसको कैरी करते हैं, अगर उसका हैंडल हमारे पास पतला है तो हमारे को ज्यादा प्रेशर या फिर फोर्स फील होता है, और जबकि अगर किसी बकेट का हैंडल चौड़ा है, जैसे प्लास्टिक की बकेट्स आती हैं, अगर उसका बकेट चौड़ा है तो हमारे को उसका भार या वेट कम फील होता है। Similarly, we have seen that when the people carry loads like pots or vegetable baskets on their head, they often place a round piece of cloth under the loads.
इन बोथ केसेस द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द वेट एक्ट्स। तो हमने देखा है कि अगर सपोज करो हमारे मार्केट से कुछ जो फार्मर्स वगैरह है, किसान वगैरह है, वो क्या करते हैं, टोकरी लेके जाते हैं, टोकरी के नीचे अपना एक क्या करते हैं, कपड़े से राउंड राउंड बना लेते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है। तो इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण यह है कि हमारे को प्रेशर का जो इफेक्ट है उसको कम करना। अगर हम चीज़ों को ब्रॉड कर देंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर चीज़ों को पतला करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर की डेफिनेशन जान लेते हैं सब अच्छे से। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर पर एरिया इज मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल एन अपॉन में एम स्क्वायर। दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाई पी ए। तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर देन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कार्डबोर्ड विल बी। तो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। फोर्स कितना है 100 न्यूटन और एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना होगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ऐसे कर कैलकुलेट करके हम अपनी डेली सिचुएशन में भी प्रेशर के रोल को समझ सकते हैं और ऐसे ही प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक एक्टिविटी है हमारे पास, टेबल है, हमारे को रिकॉर्ड करना है। सपोज करो हम अगर हमारे को अगर नेल को क्या करना है, किसी लकड़ी में गाड़ना है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके जो एंड है उसको हम कैसे बना देते हैं, ऐसे पिन बना देते हैं, पिन शेप में। उसकी शेप कैसे बनती है, ऐसे बनती है, और इसलिए ये आसानी से लकड़ी में गड़ जाता है। ऐसे बनती है ना ये वाली शेप। और अगर इसको ब्रॉड रखेंगे तो इसको गड़ाने के लिए हमारे को मुश्किल होती है। ये जो हमारे को डायग्राम्स में ये सब दिया हुआ है, देखिए। और अगर एप्पल को हमारे को काटना होगा या किसी फ्रूट्स को काटना होगा तो हमारे को उसकी एज कैसे करनी पड़ती है, शार्प करनी पड़ती है, ताकि हमारे को कम एरिया में ज़्यादा फोर्स लगाने को मिल सके। इसलिए एप्पल जो है आसानी से कट जाता है, इसलिए शार्प एज की तरफ से हम एप्पल को काट सकते हैं, जबकि जो ब्रॉड एज है उसकी तरफ से हमारे को एप्पल काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। What you conclude from the observation in table 6.1? We conclude that when the area over which a force is applied is smaller, the resulting pressure is higher, making it easier to do certain tasks. This is why it is easier to drive a nail using its pointed edge, and it is easier to cut the apple with a sharp edge of a knife. तो हम क्या कर दिया, हमने क्या समझा यहाँ से कि अगर एरिया को हम कम कर देंगे तो फोर्स अप्लाइड क्या होगा, तो फोर्स अप्लाइड स्मॉलर होगा और रिजल्टेंट प्रेशर हमारा हायर बनेगा। फोर्स अगर प्रेशर हमारे को करना है तो प्रेशर के लिए अगर ज़्यादा लगाना है तो या तो हमारे को फोर्स बढ़ानी पड़ेगी या फिर एरिया को कम करना पड़ेगा। दोनों केस में हम प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक्स इन योर लोकेलिटी ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ द हाउसेस यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। व्हाट आर दीज टैंक्स प्लेस्ड एट द हाइट? तो ये हमारे जो टैंक है, हमने देखा होगा पानी की टंकी वगैरह नगर पालिका की, तो ये क्या है, ओवरहेड, मतलब एक काफी हाइट पर रखी जाती है। किस लिए रखी जाती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जानेंगे आगे। तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ। एक्टिविटी देखते हैं ये एक। Take two transparent glass or plastic pipes of the same length but of different diameters as shown in the
फिगर 6.5। तो हम क्या करेंगे, दो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक पाइप्स ले लेंगे जिनकी लेंथ कितनी होगी, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होगी। टेक द टू गुड क्वालिटी रबर बलून्स, अटैच देम टू द वन एंड ऑफ ईच पाइप। हम दो बलून्स लेंगे, उनको एक एक पाइप के साथ टाई अप कर देंगे। क्लैंप द पाइप्स ऑन द स्टैंड, इन पाइप्स को हम स्टैंड के साथ क्लैंप कर देंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और इन जो हमारे पास जो पाइप्स हैं इनके अंदर क्या कर देंगे, सेम वाटर लेवल तक इनके अंदर पानी फिलअप कर देंगे। ठीक है। डू बोथ बलून्स बल्ज, डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये बलून्स हैं ये सेम लेवल तक यानी कि सेम मोटाई तक बल्ज होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, जानते हैं इसमें। What you can infer from this activity, you must have observed that the two balloons bulge to the same extent। मतलब कि ये जो हमारे पास जो बलून्स हैं ये सेम एक्सटेंट तक फूल जाते हैं। Why is it so? Notice that because of the different diameters, the weight of the water in two pipes is different. However, the bulge in both the balloons is same. This means that the weight of the water in the pipes could be responsible for the extent of the bulge of the balloons। क्योंकि जो बल्ज जो है दोनों में सेम आया, क्यों आया है, जबकि इनकी डायमीटर्स पाइप्स की अलग अलग थी। ये क्यों आया था, क्योंकि जो वाटर था इसके अंदर उसने क्या करा, एक प्रेशर क्रिएट किया, और प्रेशर जब क्रिएट किया तो इसने जो है इन दोनों बैलून्स में सेम इफेक्ट शो किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जबकि जो इनके अंदर जो वेट था, वाटर का वेट था, उसने कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया, वो सिर्फ जो है डिपेंड करा प्रेशर के ऊपर। Could it be that different water column is exerting pressure? Yes, it is the pressure exerted by the water column which is responsible for the bulge। तो ये जो वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम मतलब जो वाटर की लेंथ है इसके अंदर, जो वाटर की लेंथ है इन पाइप्स के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वाटर कॉलम। इसने क्या करा, एक प्रेशर एक्सर्ट किया बलून्स के अंदर, जिसकी वजह से इनके अंदर बल्जनेस सेम शो होने लगी, और इसने क्या करा, एक वाटर प्रेशर क्रिएट किया। दैट इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट्स प्रोड्यूस इक्वल बल्ज इन द बैलून डिस्पाइट देयर डिफरेंट डायमीटर्स। अगर वाटर कॉलम सेम लेवल पे है यानी कि सेम हाइट का है तो वो एक सिमिलर प्रेशर ही क्रिएट करता है, भले ही उन पाइप्स की डायमीटर कुछ भी हो। नेक्स्ट, रिपीट करेंगे हम इसको, सेम जो हमारे पास था एक्सपेरिमेंट, पर इसमें क्या करेंगे अब की बार, इसमें जो हमारे पास वाटर लेवल है यानी कि वाटर की जो हाइट है या वाटर कॉलम है उसको एक पाइप में ज़्यादा बढ़ा देंगे, और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। Pour some more water in any of the pipes used in figure 6.5. Observe the bulge of the balloon. Repeat this process for a few times, adding more water each time and noting the extent of the bulge as shown in figure 6.6. अब हम क्या करेंगे, इस पाइप के अंदर जो हमारे को ये वाला पाइप है इसके अंदर वाटर कॉलम को बढ़ा देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो बल्ज बना है अब की बार ज़्यादा बना है। ठीक है ना, और अब की बार हमने क्या करे हैं, सेम डायमीटर के ये ट्यूब्स ली हैं, इसलिए जहां पर ज़्यादा वाटर कॉलम देखने को मिला है हमारे को, वहां पर ज़्यादा ही हमारे को बलून के अंदर बल्ज देखने को मिला है। Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases, which causes the balloon to bulge more। तो अगर हम कहते हैं हाइट अगर हम बढ़ा देंगे वाटर कॉलम की, तो पाइप के अंदर जो प्रेशर है बॉटम में वो भी बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो बलून के अंदर भी बल्जनेस हमारे को ज़्यादा देखने को मिलेगी। So we can say that the pressure exerted by a liquid in a vessel depends on the height of its column। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी वेसल के अंदर जो है, अगर हमारे को प्रेशर
नापना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है उसके जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट के ऊपर वो डिपेंड करता है। दिस इज द रीजन वाई ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हाइट सो डेट द प्रेशर इन द टैप्स इज इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इन अ गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स। इसी वजह से जो वाटर जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनके अंदर हमारे को क्या है, ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, हमारी टैप्स में अच्छे से पानी जो है फ्लो होकर आता है, क्योंकि वो एक सर्टेन हाइट पर रखे गए हैं और जिसकी वजह से उनका जो वाटर कॉलम है वो ज़्यादा बन गया है, जिसकी वजह से हमारे को प्रेशर देखने को अच्छे से मिलता है। सपोज यू आर लिविंग ऑन अ सेकेंड फ्लोर ऑफ अ 3-storied बिल्डिंग एंड एन ओवरहेड वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोर। विल यू और योर फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर टैप वाटर? गिव रीजंस। अगर कोई भी हमारा दोस्त जो है फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है और हम सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं और जो हमारी बिल्डिंग है वो कैसी है, 3 फ्लोर्स की है, तो जो ऊपर से जो वाटर टैंक रखा हुआ है 3rd फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर हम देखेंगे हमारे को दिखेगा भी कि जो हमारे पास वाटर का प्रेशर आएगा हमारी टैप्स में, जो अगर हम रह रहे होंगे सेकंड फ्लोर पर तो वो कम होगा और जो हमारे जो दोस्त है जो फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा होगा उसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें वाटर लेवल का जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.2। टेक अ यूज्ड प्लास्टिक बॉटल एंड रिमूव इट्स कैप and make a 4 small holes near the bottom around its sides using a needle or a nail. Make sure that the holes are at the same height from the bottom as shown in figure 6.7. Seal the holes with a tape and fill the bottle with the water. Now remove the tape from all the holes at the same time. What do you observe? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक खाली बोतल ले लेंगे, जैसे ये खाली बोतल है, अब सेम हाइट पर इसमें 4 होल्स कर देंगे। अब इसमें पानी अभी नहीं भरेंगे, हम इसमें पानी बाद में भरेंगे। पहले इन फोर्स को जो है जो 4 होल्स हैं इनको हम टेप से क्या कर देंगे, एक बार को टेम्पररी बंद कर देंगे। फिर जब इसमें हम वाटर भर देंगे तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही हम टेप को उतारेंगे तो हमारे को दिखेगा कि ये जो इस होल्स में से जो वाटर निकल के आ रहा है वो सेम स्पीड से बाहर आएगा। ये देखिए इसमें आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। You observe the water flowing out through the holes on the sides of the bottle. What can you infer from this observation? It indicates that the water also exert pressure on the sides of the container. तो हमारे को इससे एक चीज़ और पता करने को मिली है कि जो वाटर है वो भी क्या करता है, अपने जो कंटेनर है उसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगाता है। Therefore, we can conclude that the liquids exert pressure not only at the bottom of the container but also on its sides. In fact, liquid exerts pressure in all the direction. तो जो वाटर है वो भी क्या करता है, या फिर कोई भी लिक्विड है वो ना तो सिर्फ अपने बॉटम पे प्रेशर लगाता है बल्कि जो साइड्स की जो उसकी वॉल्स हैं जिस भी कंटेनर में उसको स्टोर करके रखा है उस पर भी इक्वल प्रेशर क्रिएट करता है और ये प्रेशर सारी डायरेक्शंस में इक्वल ही लगता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। You must have seen water spurting out like a fountain from the leaking joints or holes in the water pipe. तो हमने देखा भी होगा अगर कहीं से हमारा जो पाइप है वो कहीं से उसके अंदर होल हो जाता है या टूट जाता है तो उसके अंदर से पानी बहुत तेज फाउंटेन की तरह निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये जो प्रेशर है वाटर जो है अपनी वॉल्स पर लगाता है पाइप्स की? देखते हैं इसको आगे। Do you know that the base of the dam is much broader than its top? This is because a broad base not only supports the structure of the dam but also withstands the horizontal water pressure near the bottom. The water shown in the dam exerts pressure horizontally on the side walls of the dam and vertically on the floor. Due to the height of the water level, the pressure with which it acts horizontally is very large near its bottom. Thus, to withstand the pressure, the base of the dam is made broader. तो हमारे को ये एक डैम दिया हुआ है, देखिए ये कह रहा है कि अगर जो डैम है, ये जो डैम है इसकी जो हमारी वॉल्स हैं साइड से जो नीचे से हैं हमारे को एक चौड़ी बनानी पड़ती है, ब्रॉड बनानी पड़ती है और जो ऊपर से उसको पतला करना पड़ता है। तो पतला इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि वाटर जो है प्रेशर जो है
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगाता है और साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगाता है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वो प्रेशर लगाता है तो क्या करता है वो, तो वो नीचे वाली लेयर्स जो है वाटर की वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी एज कम्पेयर टू ऊपर की लेयर। तो जो नीचे वाली लेयर वाले में ज़्यादा प्रेशर होगा, इसलिए अगर डैम टूट ना जाए इसलिए हमारे को नीचे वाला पोर्शन हमारे को कैसा बनाना पड़ता है, नीचे वाला पोर्शन हमारे को ब्रॉड बनाना पड़ता है, ताकि जो वाटर का प्रेशर वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टली भी उसके ऊपर ऐसा लगे ताकि उसको वो तोड़ ना पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। तो जो हमारे पास हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो भी एक प्रेशर लगाता है, क्या एयर भी ऐसे ही सेम कैटेगरी का प्रेशर लगाती है या नहीं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो डेट द एयर इज ऑल अराउंड अस, द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। तो हमारे को पता है जो एयर है हमारे चारों तरफ सराउंड हमारे को करती है, तो इसी एनवलप ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर भी बोलते हैं, जो कि अर्थ के चारों तरफ होता है। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। तो हमारे को पता है जो एटमॉस्फियर है या उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सबकी क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं। हमारे को पता है कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद दूसरी गैसेज की होती हैं। द एटमोसफियर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ है, सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ का बेस है ये, तो जो एटमोसफियर है ये कई किलोमीटर्स तक हो सकता है, लगभग 1000 किलोमीटर तक होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये चारों तरफ हमारे पास क्या है, एयर का एक एनवलप क्रिएट हो रखा है। लेट अस फाइंड आउट इन द इफ द एटमोसफियर एक्सर्ट प्रेशर बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। हम देखेंगे कि जो एटमोसफियर है क्या ये भी प्रेशर क्रिएट करता है। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 6.3, टेक अ पेपर प्लेट, इन्वर्ट इट एंड अटैच अ स्टिक टू इट एज शोन इन द फिगर 6.9 ए, प्लेस इट ऑन अ प्लेन सरफेस। हम क्या करेंगे, एक पेपर प्लेट लेंगे, ये हमने पेपर प्लेट ले ली है, ठीक है, उसमें एक स्टिक को एडजस्ट कर देंगे और पेपर प्लेट को हमारे को ऐसे नहीं रखना है, हमारे को ऐसे उल्टा कर कर एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखना है, ठीक है। टेक 2 आइडेंटिकल शीट्स ऑफ चार्ट पेपर ऑफ अबाउट 70 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर ईच, फोल्ड वन शीट ट्वाइस एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट। ठीक है, हमने एक शीट लेनी है 70 सेंटीमीटर बाय 56 सेंटीमीटर को, ठीक है। 2 शीट्स लेनी है, एक शीट को हमारे को उसको हाफ में फोल्ड कर देना है, ठीक है, और उसके सेंटर में हमारे को क्या करना है, एक होल बना देना है। अब उस होल से हमारे को क्या करना है, उस होल में हमारे को जब हमने होल किया है तो उसके अंदर से हमारे को अपनी जो स्टिक है उसको पास करवा देना है और उस पेपर को उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो स्टिक है हमारे को, जैसे ये लड़की दिखा रही है हमारे को, इस लड़की जैसे ट्राई कर रही है, हमारे को क्या करना है, ऐसे ही ट्राई करना है, हमारे को ये शीट उठाकर जो स्टिक की हेल्प से उसको उठाकर देखना है। तो हम देखेंगे कि हमारे को जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा था, शीट को डबल कर दिया था, फिर उसमें होल करा था, ये शीट थी हमारी, सपोज करो ये शीट थी। अब हमने इसको हाफ करके इसमें क्या कर दिया, एक सेंटर में होल कर दिया और इस होल में हमने क्या डाल दी, अपनी स्टिक डाल दी, जो कि क्या थी, एक इन्वर्टेड पेपर प्लेट में डली हुई थी। अब दूसरा जो चार्ट पेपर था हमारे को, उसको क्या करना है, दूसरा जो चार्ट पेपर था उसमें सीधा होल करना है, उसको फोल्ड नहीं करना है। अब इसके सेंटर में ऐसे ही हमारे को उठाकर देखना है और फिर इस होल में जो है हमारे को अपनी स्टिक को पास करवाना है और फिर जो पेपर प्लेट है उसको कवर कर देना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब दोबारा से हमारे को इस पेपर प्लेट को लिफ्ट करके देखना है, ठीक है। हमारे को इसको एफर्ट लगाकर देखना है कि हमारे से उठ रही है या नहीं उठ रही है। इन विच केस इज द लिफ्टिंग ईजियर विद द फोल्डेड और अनफोल्डेड चार्ट पेपर कवरिंग द पेपर प्लेट। तो हमारे को दोनों केसेस में
चेक करना है, कंपेयर करके देखना है कि हमारे को किसको लिफ्ट करना आसान हो रहा था, अनफोल्डेड को या फोल्डेड को। तो हम यहां देखेंगे, you would have observed that the more effort is needed to lift the paper plate when it is covered with the unfolded chart paper। तो हम देखेंगे कि जो शीट है जिसको हमने अनफोल्ड किया हुआ था उसको हमारे को लगाने में ज़्यादा एफर्ट लगा बजाय उसके जिसको हमने हाफ फोल्ड कर दिया था। When we cover the paper plate with unfolded chart paper, the area of the covering sheet increases। जैसे ही हमने अनकवर्ड वाला चार्ट पेपर था हमारे पास, अनफोल्डेड वाला चार्ट पेपर था, तो उसमें उसका क्या बन गया, बढ़ गया, उसका ये एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से एरिया बढ़ गया तो हमारे को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, ठीक है, या ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे को प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों शीट्स का जो वेट था, कवरिंग शीट तक सेम साइज की थी, सेम डायमेंशंस की थी, इसलिए उनका वेट भी सेम था। पर जब एक खुली हुई अनफोल्डेड थी उसमें ज़्यादा लगाना पड़ा और जो फोल्डेड वाली थी उसमें कम लगाना पड़ेगा। तो अब पढ़ते इसमें, एज द फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर वी कैन कंक्लूड दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पेपर शीट। In fact, the air exert pressure on all objects. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure। अब उसके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का लग रहा है, प्रेशर उसके ऊपर जो अनफोल्डेड वाली थी उसके ऊपर एयर का ज़्यादा प्रेशर लग रहा था बजाय फोल्डेड वाली के, क्योंकि उसका एरिया कम था इसलिए उसके ऊपर एयर का प्रेशर भी कम लग रहा था, और जो अनफोल्डेड थी उसका एरिया ज़्यादा था, इस वजह से उसके ऊपर एयर का प्रेशर भी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा था और हमारे को उठाने में उसके अपोजिट ही उतना ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगानी पड़ रही थी। समझ में आया सबको? और इसी जो प्रेशर जो है हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। You must have experienced that when you blow air into the balloon, it gets inflated. Why? This is because the air being filled inside the balloon exert pressure on the walls of the balloon. Can we say that the air exert pressure in all direction? Yes, that is why the balloon expands in all direction. What happens when an inflated balloon is kept without closing its mouth? The air escapes from the balloon. Why does the air escape from the बैलून? तो इसका एक और एक्टिविटी हम कर सकते हैं, हम एक बलून लेंगे, उसमें हवा भरकर देखेंगे। हम देखेंगे जब हम उसके अंदर हवा भर रहे हैं तो वो हवा जो है चारों डायरेक्शन में बलून के अंदर फैल रही है, जिसकी वजह से बलून का साइज भी बढ़ना शुरू हो गया है। अब जैसे ही हम उसका जो माउथ है, बलून का माउथ है, उसको ओपन करेंगे, हम देखेंगे कि उसके अंदर जितनी भी हमने एयर एक्सर्ट करी है वो सब की सब कैसी आ गई, वो सब की सब बाहर निकल कर चली गई। तो हम कह सकते हैं कि एयर भी क्या करती है, एक टाइप का प्रेशर लगाती है। ठीक है, ये लास्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी 6.4 हम करके देखते हैं। टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ रबर सकर, प्रेस इट फर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस। डू यू रियलाइज दैट इट स्टिक्स टू द सरफेस? नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल ऑफ? हमने देखा होगा, हम इसको वैक्यूम क्लिप्स भी बोलते हैं, जो ये हमारे पास रबड़ वाले होते हैं, ठीक है, रबड़ सकड़ होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है इनके बीच में यहाँ पर, तो ये निकल जाती है और ये क्या करती है, सरफेस के ऊपर ऐसे अटैच हो जाती है, और इसको जब हम पुश करते हैं तो एयर का जो प्रेशर है इसके अंदर घट जाता है, और जो एयर का जो प्रेशर है यहाँ से जब हम इसको प्रेस करेंगे तो जो इसके अंदर एयर है वो बाहर निकल जाएगी, और एयर प्रेशर अंदर जो है इसके वो घट जाएगा, और जबकि बाहर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब जो बाहर का जो एयर प्रेशर है उसकी वजह से इसके अंदर एक प्रेशर या दबाव क्रिएट हो जाता है, जो इसको दबाकर चिपका कर रखता है। इसलिए हमारे को इसको बाहर निकालने के लिए जो एयर का प्रेशर बाहर से है और जो अंदर से जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा हमारे को क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है, इसको बाहर खींचने के लिए। ठीक है, जब एयर प्रेशर
दूसरे एयर प्रेशर के मुकाबले कम होता है, तो उस कंडीशन को हम वैक्यूम बोलते हैं, इसलिए हम इनको वैक्यूम सकर्स भी बोलते हैं। समझ में आया? ये सब इस यहां पर इन पॉइंट्स में दिया हुआ है। यहां पर डू यू नो हाउ लार्ज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमोस्फेयर एयर कॉलम ओवर एन एरिया 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द force of gravity of an object of mass 225 kilogram. The reason why we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. This balances the pressure exerted from outside, and the pressure inside our body is caused by the movement of fluids and the gases in the tissues and the organs of the body. अब जो एटमोस्फियरिक प्रेशर क्या होता है, एक जो हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो एयर है वो हमारे ऊपर एक फोर्स या फिर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो वो कितना होता है लगभग, अगर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितना लगता है, लगभग किसी भी वजन का, मतलब मास जिसका 225 किलोग्राम है, 225 केजी है, जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसके ऊपर लगता है उतना ही प्रेशर एक 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। तो इतना प्रेशर इतने छोटे एरिया के ऊपर लगता है, और हम इतना जो एरिया, इतना जो प्रेशर है वो किसकी वजह से लग रहा है, वो जो एयर कॉलम हमारे ऊपर है उसकी वजह से लग रहा है। पर ये हमारे को क्रश क्यों नहीं कर पा रहा, मेन क्वेश्चन आज का, कि जो इतना सब प्रेशर होने के बावजूद भी हम इतना दब नहीं पा रहे हैं और इतना प्रेशर कैसे झेल पा रहे हैं। तो इसलिए झेल पा रहे हैं क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो है गैसेस होती हैं, फ्लूइड्स होता है या ब्लड वगैरह होता है, तो वो हमारी वेन्स के ऊपर उतना ही इक्वल प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर जो है हमारे को इफेक्ट नहीं कर पाता। जितना बॉडी जो हमारा प्रेशर लगाती, जो हमारा हार्ट ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है, वो लगभग उतने ही प्रेशर के इक्वल होता है जितना कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसलिए जो अंदर का प्रेशर है, हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अब एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे को पता है क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होती है पास्कल। ठीक है, इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट एयर प्रेशर की हम मिली बार्स में भी लेके चलते हैं, जो कि लगभग 100 पास्कल्स के बराबर होती है। एयर प्रेशर को हम दूसरी यूनिट्स यानी कि हेक्टोपास्कल, यानी कि 100 पास्कल्स को जो हम बोलते हैं वो एक हेक्टोपास्कल के इक्वल होता है। तो चलिए आज का इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोस में हम टॉपिक करेंगे फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, साइक्लोन्स वगैरह, जो आगे के टॉपिक्स होंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझिए। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कुछ टॉपिक समझ नहीं आया तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सभी से अनुरोध है हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।